हेलो बच्चों, मैं आमिर जिंदड़ और आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं ट्रांसफर ऑफ हीट। बच्चों, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से इस चैप्टर में हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है ट्रांसफर ऑफ हीट। ट्रांसफर कैसे होता है हीट का, जी आज हम सीखेंगे क्या क्या उसके मेथड होते हैं, किस तरीके से हीट एक पॉइंट से यानी कि हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे ट्रांसफर होता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। भाई, ट्रांसफर ऑफ हीट की अगर हम बात करें तो हीट जो कंटेंट है बेसिकली एक सेंसेशन है, बेसिकली एक एनर्जी है। तो वो एनर्जी जब एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होती है तो उसके क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं। तो उसके तीन मेथड होते हैं। सबसे पहले ऐसे मैं बात करता हूं कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो इन तीनों मेथड्स को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको जनरल आइडिया इनका दे दूं कि कंडक्शन का मतलब क्या होता है, कन्वेक्शन का मतलब क्या होता है और रेडिएशन का मतलब क्या होता है। जैसे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैंने आपके क्लास में या जहां भी आप बैठे हैं उसमें मुझे आपको कुछ लड्डू या फिर कुछ भी खाने पीने का सामान डिस्ट्रीब्यूट करना है। ऑलराइट, तो मैंने क्या किया कि सामने खड़े होकर के और जो बच्चे बैठे थे लाइन वाइज, उनमें से पहले वाले बच्चे को दिया एक लड्डू और बोला कि आप पीछे ट्रांसफर कर दीजिए। तो जैसे ही मैंने पहले बच्चे को लड्डू दिया, उसको पीछे ट्रांसफर किया, तो इस तरीके से हर बच्चे के पास वो एक दूसरे के पास, दूसरा तीसरे के पास, तीसरा चौथे के पास, ऐसे करते 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 वो जो मैं डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था वो डिस्ट्रीब्यूशन पूरे का पूरा लास्ट बच्चे तक पहुंच गया। वो लड्डू जो मैं भेज रहा था वो लड्डू लास्ट बच्चे तक पहुंच गया। तो इस प्रोसेस को बेसिकली, इस मेथड को हम लोग कहते हैं कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड का मतलब क्या हुआ कि यहां से एक के पास दूसरे ने कंडक्ट किया, उसने तीसरे को कंडक्ट किया, उसने चौथे को कंडक्ट किया, ऐसे करते 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 पूरा कंडक्शन हो गया। दैट इज द कंडक्शन मेथड। तो आपको समझ आया होगा कि क्या होता है, एक्चुअल ट्रांसफर नहीं हुआ, क्या हुआ, वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद इस तरीके से ट्रांसफर हुआ, कंडक्शन मेथड। दूसरा मेथड ये हो सकता है कि मैं अगर यहां पर खड़े होकर बाकी सब बच्चों को बोलूं कि भाई आप लोग खुद अपनी जगह से उठ के आए, क्योंकि ये जो कंडक्शन प्रोसेस है इसमें कहीं ना कोई प्रॉब्लम है, कोई बच्चा किसी को नहीं दे रहा है या व्हाटएवर, कोई भी इश्यू हो सकता है। अब उसके बाद मैंने क्या बोला कि हर एक बच्चा अपनी जगह से उठ के आए और वो यहां से इस सोर्स के पास आए और सोर्स से लेके जाए। तो बच्चे आएंगे वहां से, सोर्स से लड्डू उठाएंगे वापस। इस तरह से हर एक बच्चे की अप्रोच कहां तक हो गई है, उस सोर्स तक हो गई है। इस मेथड को क्या कहते हैं हम लोग, कन्वेक्शन मेथड। इसमें भी अगर कोई प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा आपको एफर्ट करने पड़ रहे हैं, यहाँ पे आ रहा है फिर लेके जा रहा है, उसके अलावा फिर तीसरा बेसिकली प्रोसेस क्या हो सकता है कि अगर मान लीजिए मैं पूरे लड्डू का जो बर्तन जिसमें मैंने लड्डू भर रखे थे उसको उठाकर पूरी क्लास में से ऊपर फेंक दूं और सबको जितना जो मिल जाए, दैट्स ऑल राइट, दैट इज कॉल्ड रेडिएशन मेथड। यानी कि कंडक्शन एक एक बच्चे से ट्रांसफर, एक दूसरे को कंडक्ट करने के बाद, कन्वेक्शन सोर्स के पास हर कोई कांटेक्ट करे आके, और रेडिएशन मैं यहां से रेडिएट आउट कर दूं और सबको मिल जाए। तो ये बेसिकली तीन मोड होते हैं, तीन तरीके होते हैं हीट ट्रांसफर करने के। इनमें से हम सबसे पहले वाले को आज पढ़ने वाले हैं, हम लोग कंडक्शन की स्टडी करने वाले हैं। तो आइए कंडक्शन के बारे में सब चीजें सीख लेते हैं। चलिए मैं इसे हटा देता हूं बाकी दोनों मेथड्स को और कंडक्शन की हम लोग स्टडी स्टार्ट कर लेते हैं। मान लीजिए कंडक्शन में हम लोग बात करें तो एक्चुअल में तो जो मेटल्स हैं, जो जैसे मान लीजिए मेटल मुझे हीट को ट्रांसफर करना है, ये हमारे पास मेटल रोड है कोई, ऑलराइट, और इस मेटल रोड के एक एंड से दूसरे एंड पर हीट को जाना है। तो एक्चुअल में जो इसके पार्टिकल है वो तो एक्चुअल में पार्टिकल तो ट्रांसफर हो गए नहीं। क्यों पार्टिकल ट्रांसफर क्यों नहीं होंगे, हमें क्या पता कि ट्रांसफर नहीं हुए, क्योंकि ये एक सॉलिड था और इसकी शेप चेंज नहीं हुई। तो इसकी शेप चेंज नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल ट्रांसफर नहीं हुए, यानी कि एक्चुअल ट्रांसफर नहीं हुआ। अब यहां से अगर मान लीजिए मैं किसी भी ऑसिलेशन से, किसी भी वाइब्रेशन से हीट को भेजना चाहूं, तो मैंने इस रोड के एक एंड को यहां पर एक हॉट रिजर्वायर से, जिसका टेम्परेचर हाई है यानी कि T1, या मैं कह देता हूं इस टेम्परेचर हाई TH से कनेक्ट कर दिया। से मैंने कहा कि ये 100 डिग्री सेल्सियस पे कोई वाटर है, 100 डिग्री सेल्सियस इसका बेसिकली टेम्परेचर है, दैट इज अ हॉट रिजर्वायर। ऑलराइट, रिजर्वायर मतलब हॉट, बेसिकली जो जिसका टेम्परेचर बहुत हाई है उसका सोर्स। इसके बाद यहां से कंटेंट ट्रांसफर होते हुए यहां पर मैंने क्या किया, कॉल्ड रिजर्वायर सेट कर दिया। ध्यान से सुनते रहना बच्चों मेरी बात। अब यहां से मैंने इसमें कॉल्ड रिजर्वायर सेट किया, यहां का टेम्परेचर मैं कह देता हूं 0 डिग्री टेम्परेचर है, दैट इज द आइस कॉल्ड रिजर्वायर। इसका टेम्परेचर हम मान लेते हैं TL। अब इस टेम्परेचर हाई से टेम्परेचर लो की तरफ हीट को फ्लो होना है, हीट को ट्रांसफर होना है। कैसे ट्रांसफर होगा भाई, यहां से ये इस तरीके से सारे पार्टिकल एक दूसरे को हीट को कंडक्ट कराते रहेंगे। स्टार्टिंग में तब हमने देखा था, सबसे स्टार्टिंग में तब हमने ऑब्जर्व किया था, तब ये हॉट रिजर्वायर और कोल्ड रिजर्वायर हमने नहीं लगाए थे। तो इस रोड के हर एक पॉइंट का टेम्परेचर मैं कहता हूं लेट अस से हमने मेजर किया 20 डिग्री था, 20 डिग्री। जैसे ही हमने इसको हॉट रिजर्वायर कोल्ड रिजर्वायर से कनेक्ट कर दिया, तो हॉट और कोल्ड से कनेक्ट करने के बाद
यहां का टेम्परेचर तो राइज अप होके इतना करीब 100 के आसपास पास तक पहुंच गया। कितने से राइज हुआ? 20 से बढ़ के 100 तक पहुंचा। और यहां का टेम्परेचर जो 20 था वो घटते घटते क्या हो गया? वो घटते घटते एकदम 0 पे आ गया। तो एक यहां पे स्लोप बन गया। जो ये स्लोप बना कि हायर टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर, ये 0 क्यों हुआ? क्योंकि 20 डिग्री टेम्परेचर को हमने कांटेक्ट किया किससे? आइस से। तो आइस ने क्या किया? उसकी हीट को ले लिया, तो कितना आ गया? वो 0, क्योंकि इसके कांटेक्ट में रहेगा वो वाला एंड कितना टेम्परेचर पे रहेगा? 0 डिग्री टेम्परेचर पे। और ये वाला एंड जो रोड का इस 100 डिग्री सेल्सियस के कांटेक्ट में रहेगा तो क्या होगा? ये 100 डिग्री पर पहुंच जाएगा। बाकी बीच में क्या होगा? ऐसे कम होते 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 हीट का फ्लो होता रहेगा। यहां से हीट लगातार फ्लो हो रही है। आप कहेंगे क्या प्रूव है कि हीट लगातार फ्लो हो रही है? तो उसका प्रूफ ये है कि ये जो आइस है कंटिन्यूअसली मेल्टिंग, ये लगातार मेल्ट हो रही है। और अगर ये आइस लगातार मेल्ट हो रही है तो हम लोग कह पाएंगे कि हाँ जरूर यहां से कोई ना कोई एनर्जी, कोई ना कोई हीट एनर्जी कंटिन्यूअसली ट्रांसफर हो रही है। तो यहां से लगातार हीट ट्रांसफर हुई। हीट ट्रांसफर होने का मतलब क्या हुआ? कि यहां से हर सेकंड में, हर टाइम में हीट कंटेंट्स इधर से हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में भेजे जा रहे हैं। अब जो यहां से हीट ट्रांसफर हो रही हुई उस हीट ट्रांसफर का रेट क्या है? तो द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर मींस dQ/dt दैट इज प्रोपोर्शनल टू, उस रेट को हम लोग देखें कि किसके प्रोपोर्शन में वो है, कब वो ट्रांसफर हीट का बढ़ेगा, कब वो रेट घटेगा, कब वो कांस्टेंट रहेगा, क्या क्या कंडीशन है। तो dQ/dt इज प्रोपोर्शनल टू एरिया A। हियर A इज द एरिया ऑफ रॉड। अगर मैं कहता हूं इसकी L लेंथ है और A इसका एरिया है, तो अगर हम एरिया बढ़ा देंगे तो dQ/dt यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट बेसिकली क्या हो जाएगा? इंक्रीज, एरिया बढ़ा देने से, यानी कि एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट को। मैं लिख दे रहा हूं यहां पे से हीट करंट और I, दैट इज द हीट करंट which is represented by I। तो एरिया बढ़ाने से ये रेट बढ़ेगा। क्यों भाई रेट क्यों बढ़ेगा? क्योंकि पहले तो क्या कर रहे थे? पहले तो यहां पे 1 2 3 4 5 हो सकता है ऐसे 5 लाइन इलेक्ट्रॉन्स की थी, 5 लाइन बेसिकली उस मेटल की थी, उस मेटल के पार्टिकल्स की थी, जिससे लगातार हीट ट्रांसफर हो रही थी। अगर मैं इसका एरिया बढ़ा दूंगा, इसका मैं एरिया बढ़ा देता हूं, तो एरिया बढ़ा देने से क्या होगा? एरिया बढ़ा देने से यहां पे 5 की बजाय 7 10 हो सकती है। तो क्या होगा? इतनी ज्यादा हीट यहां पे ट्रांसफर होगी। इसलिए एरिया बढ़ाया तो रुकावट कम हो गई। रुकावट कम हुई तो क्या हुआ? बेसिकली फ्लो बढ़ा। एरिया बढ़ाने से रुकावट कम हुई और फ्लो बढ़ा। जैसे मान लीजिए आप अपनी क्लासरूम में बैठे हैं, क्लासरूम के गेट से सब बच्चे एक साथ निकलना चाहें तो गेट का एरिया इतना है, सारे बच्चे 50-100 बच्चे एक साथ निकल पाएंगे क्या? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पर एरिया कम है तो रुकावट बढ़ जाएगी। ये बोलेगा मैं निकलूंगा, वो बोलेगा मैं निकलूंगा, तो क्या होगा? बच्चा वहां से आउट नहीं हो पाएगा। अगर मान लीजिए मैं पूरी दीवार ही हटा दूं एक रूम की, तो उस कंडीशन में आपसे कहूं कि अब मैंने एरिया बढ़ा दिया गेट का और अब मैं चाहता हूं कि बच्चे निकल जाएं, तो एरिया बढ़ा देने से रुकावट क्या हो गई? कम हो गई, और बच्चों का बाहर जाने का फ्लो क्या हुआ? बढ़ गया। इसी तरीके से अगर इसका एरिया बढ़ा देंगे तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इंक्रीज होगा। इसलिए dQ/dt इज प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। ठीक है साहब, दूसरी बात कर लेते हैं। अगर मान लीजिए मैं इस dQ/dt की दूसरी बात करूं कि भाई dQ/dt कब बढ़ेगा कब घटेगा, तो यहां पर दूसरा प्रोपोर्शन है, वो भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, और वो ये है कि जितना इसका बेसिकली जो स्लोप है वो ज्यादा होगा या टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा। कैसे कैसे कैसे? मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पे जाना है, 100 डिग्री से 0 पे जाना है। ठीक है साहब, फ्लो हो गया एक। अगर मैं इसको 500 डिग्री से 0 पे लेके भेजाऊं तो क्या होगा? और तेज फ्लो होगा। एक तो स्लोप ये है, एक स्लोप मान लीजिए मैं यहां से ऐसे बना दूं तो इसका ढाल ज्यादा है, इसका ढाल कम है, तो यहां पे तेज फ्लो होगा। इसलिए टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? 10 से 0 पे जाना है कि 100 से 0 पे जाना है कि 500 से 0 पे जाना है, इस बात पर भी डिपेंड करता है कि हीट का हायर टेम्परेचर क्या है और लोअर टेम्परेचर क्या है। इसलिए चेंज इन टेम्परेचर या फिर टेम्परेचर डिफरेंस पर भी डिपेंड करता है कि हीट कितनी ज्यादा कितनी तेज फ्लो होगी। से TH-TL, हायर टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर के डिफरेंस से भी हीट का रेट हमें समझ आता है। तो dQ/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस। थर्ड वन इज dQ/dt इज प्रोपोर्शनल टू द, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। अगर आप ये लेंथ बढ़ा देंगे, बहुत दूर इस हॉट रिजर्वायर और कोल्ड रिजर्वायर को रख देंगे, तो क्या होगा? तो आपका रेट जरूर कम हो जाएगा, तो हीट कम फ्लो होगी। इसलिए dQ/dt इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। हमारे पास एक इक्वेशन, हमारे पास दूसरी इक्वेशन और ये तीसरी इक्वेशन। अगर मैं इन तीनों को कंबाइन कर लूं तो हमारे पास dQ/dt का एक रिजल्ट बन जाता है। रिजल्ट इज व्हाट? दैट dQ/dt इज इक्वल टू, या एक काम करते हैं पहले प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाते हैं यार। प्रोपोर्शन टू व्हाट? दैट इज A
TH माइनस TL अपॉन L। यहां पे प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाऊंगा मैं तो क्या होगा, दैट dq बाई dt इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट K TH माइनस TL इंटू A अपॉन लेंथ, दैट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ये अपना रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का फॉर्मूला बना। व्हाट इज दैट K? ये K क्या होगा? तो आंसर है ये K होगा आपका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, माइंड इट कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी का कोएफिशिएंट है K। अब यहां से अगर मैं इस K को डील करना चाहूं, मान लीजिए इस K का फॉर्मूला यहां से मैं बनाना चाहूं, तो इस K का फॉर्मूला क्या बन सकता है? क्या हम K का फॉर्मूला बना सकते हैं? तो यहां से K का फॉर्मूला देखिए क्या बनेगा, दैट K इज इक्वल टू अगर मैं आपसे बात करूं देखो यहां से, तो अगर इस L को इधर ले आऊं, या फिर एक काम करते हैं पहले हम ऐसा कर लेते हैं कि इस Q का फॉर्मूला लिख लेते हैं। पहले हम इस T को इधर ले जाते हैं, क्योंकि ये तो क्या हुआ, रेट ऑफ फ्लो हुआ। अगर मुझे हीट का फॉर्मूला बनाना हो सिंपल, तो क्या होगा, दैट Q इज इक्वल टू व्हाट, dq को मैंने Q मान लिया, तो क्या हुआ, दैट K TH माइनस TL, इट्स TL TH माइनस TL इंटू A अपॉन L इंटू T, क्योंकि ये T dt क्या जाएगा, यहां जाएगा, तो इसको मैंने Q लिख लिया, तो इसको क्या लिखूंगा मैं, ओनली T लिखूंगा। अब यहां से अगर मुझे मान लीजिए अब मुझे K का फॉर्मूला बनाना हो, तो अब सिंपली मैं K का रिजल्ट लिख पाऊंगा यहां से, K इज इक्वल टू व्हाट, L इधर आया, दैट इज Q L बाय TH माइनस TL इंटू A इंटू T। ऑलराइट, ये हमारे पास एक रिजल्ट आया, दैट इज द K। फिर से मैंने यहां पे एक फॉर्मूला बनाया dq बाई dt रेट ऑफ फ्लो का, वहां से मैंने Q निकाल लिया, K की वैल्यू निकाली। एक्चुअली में हम K की वैल्यू डायरेक्ट भी कर सकते थे, नो प्रॉब्लम। अब इस K की यूनिट क्या होगी, एक्चुअली मैं इसकी यूनिट बनाना चाहता हूं, तो इसकी यूनिट बनाने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यहां पर ये जो Q है, Q की यूनिट क्या होगी, जूल। लेंथ और एरिया, तो एक लेंथ कैंसिल हो गया, तो यहां से लेंथ ऊपर आएगी, तो क्या, पर मीटर, क्योंकि यहां पे 1 मीटर बच गया, पर सेकंड, और टेम्परेचर के लिए पर केल्विन। दैट इज द यूनिट ऑफ दैट थर्मल कोएफिशिएंट, थर्मल कंडक्टिविटी का कोएफिशिएंट बेसिकली क्या होगा, यूनिट क्या होगी उसकी, दैट इज द जूल पर मीटर पर सेकंड पर केल्विन, उसकी यूनिट हुई। तो बच्चों यहां से हमें क्लियर कट आइडिया मिलता जा रहा है, हमें समझ आ रहा है कि यहां जो हीट ट्रांसफर करेंगे, उस हीट का ट्रांसफर कंडक्शन मेथड में किस किस चीज पे डिपेंड करेगा, और उसको किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। यहां से एक चीज मैं आपको और क्लियर करता हूं, देखो मैं इसी पूरी चीज को करंट इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ देता हूं। करंट इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है, उससे हम लोग इसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने क्या सीखा था, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने सीखा था, मैं इस वाले पार्ट को एक बार हटा देता हूं, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने सीखा था भाई क्या, कि मान लीजिए ohm's लॉ की बात कर लेते हैं हम लोग। क्या सीखा, हमने सीखा था V इज इक्वल टू आई आर, या I इज इक्वल टू V बाय R। दैट I इज व्हाट, दैट इज द इलेक्ट्रिक करंट, that V is the what, that is the electric potential, that R is the what, that is the electrical resistance। अगर सिमिलरली मैं यहां पर भी अप्लाई करना चाहूं हीट की टर्म्स में भी, तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको, तो यहां पे I की जगह क्या होगा, I इज इक्वल टू व्हाट, यहां पे मैंने लिखा है कहीं, हाँ ये लिखा, I इज इक्वल टू व्हाट, dq बाई dt, यानी कि हीट करंट। ये कैसा था, इलेक्ट्रिक करंट, ये कैसा है, हीट करंट। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, dq बाई dt। चलो मैं लिख देता हूं, इज इक्वल टू V को क्या लिखूं मैं, यहां पर जो करंट फ्लो होता था, इलेक्ट्रिक करंट, वो किसकी वजह से फ्लो होता था, वो फ्लो होता था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वजह से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। और यहां पर जो हीट फ्लो रही है, वो किस वजह से फ्लो रही है, दैट इज द टेम्परेचर, यानी कि थर्मल डिफरेंस से। तो यहां इस V की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, TH माइनस TL, और R इज द व्हाट, थर्मल रेजिस्टेंस। अगर मुझे थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो क्या कैलकुलेट करूंगा मैं, दैट R इज इक्वल टू TH माइनस TL डिवाइडेड बाय dq बाय dt इज इक्वल टू, समझने वाली बात है। यहां से अगर मैं TH माइनस TL अपॉन dq बाई dt करूं, तो क्या रिजल्ट आएगा, L इधर चला जाएगा, और K और A उसके नीचे आ जाएंगे, यानी कि L अपॉन KA। दैट इज व्हाट, दैट इज द थर्मल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू L बाय KA। Here L is the length of the conductor,
is the area of the conductor, K is the thermal conductivity of the conductor, and R is the thermal resistance. It's the thermal resistance. Thermal resistance. ठीक है साहब, ये थर्मल रेजिस्टेंस की बात हुई। अच्छा, हमने एक बार इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की बात भी ऐसी की थी हमने, R इज इक्वल टू दैट इज रो L बाय A। सिमिलर बात थी, अगर आपको याद हो तो, दैट इज व्हाट, कंडक्टिविटी ये है और ये क्या है, रेजिस्टिविटी, तो इसका इनवर्स है, लेंथ और एरिया तो सेम है। तो यहां से हमें दो फॉर्मूला मिले, एक तो ये वाला रिजल्ट हमें मिला, एक ये वाला रिजल्ट हमें मिला। इस वाले को भी आप लोग कंसीडर कर लीजिए, के का रिजल्ट हमें मिला। तो यहां से हमारे पास इस थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, दिस इज द रेट ऑफ हीट का फॉर्मूला, दैट इज द थर्मल कंडक्टिविटी के का फॉर्मूला। तो ये तीन फॉर्मूले हमारे यहां पर डिसाइडेड हुए। तो आप जल्दी से जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है इसको लिख लें, फिर मैं रब कर दूंगा, या स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसको रब कर रहा हूं और हम लोग इसी पॉइंट को और आगे बढ़ाते हैं। अब अपन बात करते हैं इस पॉइंट पर कि अगर मान लीजिए हमारे पास दो फॉर्मूले डिसाइडेड हुए, कौन सा, दैट इज द dq by dt, and that dq by dt is equal to what, that is the thermal conductivity K, and th, T higher minus T lower, it's TL into A upon L, that is the dq by dt, rate of flow of heat। दूसरा फॉर्मूला डिसाइड हुआ, दैट इज द थर्मल रेजिस्टेंस, दैट R इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज L अपॉन KA। ये दो फॉर्मूले हमने डिसाइडेड किए। अच्छा, मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपसे और डिस्कस करता हूं, उसके बाद आप लोग कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे इससे रिलेटेड। तो पहले आइए उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं, क्या कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाना चाह रहा था। तो दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रोड्स। अगर मान लीजिए मेरे पास ये एक रोड है, मान लीजिए ये एक दूसरी रोड है, इन दोनों रोड को मैंने सीरीज में कंबाइन कर दिया, तो ये रेट क्या होगा, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, तो कंडक्टिविटी क्या होगी, ये सब जो पैरामीटर्स है किस तरीके से एक दूसरे से रिलेट करते हैं, इन पे हम लोग चर्चा करेंगे। या इस एंड का टेम्परेचर गिवन है, इस एंड का टेम्परेचर गिवन है, बीच वाला जो इंटरफेस है इसका टेम्परेचर क्या होगा, इस पॉइंट में लोग डिस्कस करेंगे। तो ये स्टार्ट कर लेते हैं इस कॉम्बिनेशन को, यानी कि सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रोड्स, है ना। कैसे, देखो मान लीजिए हमारे पास दो रोड हैं, एक ये है जिसके पैरामीटर्स गिवन है, आपको से कह रखा है कि भाई इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, इसका लेंथ L1 है, एरिया मान लेते हैं सेम है, एरिया आपका दोनों रोड का सेम है, ये दूसरी रोड है। अब जब ये दो रोड सीरीज में कनेक्टेड है, जिसका रेजिस्टेंस R2 है, जिसकी कंडक्टिविटी K2 है, जिसकी लेंथ मान लीजिए L2 है और एरिया उसका सेम है, आपसे ऐसा कह दिया गया कि जो यहां का टेम्परेचर है दैट टेम्परेचर इज T1 और यहां का टेम्परेचर है दैट टेम्परेचर इज T2, एंड जो इंटरफेस का टेम्परेचर है दैट इज द T। ये टेम्परेचर T1, यहां इंटरफेस का टेम्परेचर T और इस एंड का टेम्परेचर T2। तो तब ये इस तरह के टेम्परेचर यहां के गिवन है, तो आपसे पूछा है कि बताइए सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे तो R का रिजल्ट क्या होगा, यानी कि R इक्विवेलेंट क्या आएगा। रिपीट करता हूं, हमें इन दोनों रोड्स का जो इंडिविजुअल R1 और R2 थर्मल रेजिस्टेंस है, उस थर्मल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। हाउ कैन वी कैलकुलेट दैट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस बेसिकली। यहां से हमने जो हीट दी, दैट हीट इज व्हाट, दैट इज Q by T, दैट मींस द थर्मल करंट I, ये थर्मल करंट I हो गया, हीट बाय टाइम। तो थर्मल करंट I यहां पर सीरीज के केस में क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा, यानी कि थर्मल करंट इज सेम, थर्मल करंट इज सेम। तब थर्मल करंट सेम है तो इसका मतलब यहां पर भी आई फ्लो होगा, यहां पर भी आई फ्लो होगा, आई एंटर होगा यहां से और आई ही यहां से एग्जिट होगा। दैट मींस दैट आई इज इक्वल टू व्हाट, आई का फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू वी बाय आर। व्हाट इज द वी हियर, तो टेम्परेचर इसकी बात कर लेते हैं पहले, यहां से यहां पर, तो T1 माइनस T, दैट इज द टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस इज व्हाट, R1। करंट सेम ही है तो यहां भी सेम होगा, तो यहां भी सेम होगा। इस रोड के लिए क्या होगा फिर, तो यहां के रोड के लिए होगा T माइनस T2 अपॉन रेजिस्टेंस इज व्हाट, R2। अगर मैं इस वाले को डील करूं तो यहां से क्या रिजल्ट आता है हमारे पास, T1 माइनस T इज इक्वल टू IR1, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको डील करते हैं यहां से, दैट इज ऑल्सो इज इक्वल टू I, तो यहां पे क्या होगा, T माइनस T2 इज इक्वल टू IR2।
दैट इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर मैं यहां से, ध्यान सुनना, यहां से अगर मैं कंबाइन करूं तो हमारे पास रिजल्ट क्या मिलता है, दैट रिजल्ट इज व्हाट, T1 माइनस टी प्लस T माइनस T2 इज इक्वल टू I, कॉमन आ गया मान लीजिए R1 प्लस R2। ये जो पूरे का पूरा पार्ट है इसको हम क्या लिख सकते हैं, T से T कैंसिल, T1 माइनस T2। ध्यान से सुनना मेरी बात बच्चों, ध्यान से सीखना। अगर मैं पूरी रोड की बात करूं इस फ्रंट एंड से लेके एंड तक, तो यहां से यहां तक का टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, T1 माइनस T2। यहां का रेजिस्टेंस क्या होगा, तो रेजिस्टेंस टोटल का कितना होता है, दैट इज द R इक्विवेलेंट, यही होगा भाई। और करंट कितना फ्लो रहा है, करंट तो इसमें I फ्लो रहा हमें मालूम ही है। तो इसका मतलब यहां से T1 माइनस T2 इज इक्वल टू I R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट मतलब इस टोटल का रेजिस्टेंस। तो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू I R इक्विवेलेंट। और यहां से इसको सॉल्व करते तो क्या मिलता है हमें, T1 माइनस T2, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू I R1 प्लस R2 और T1 माइनस T2 इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट। तो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंबाइन करने से क्या होगा, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह मतलब यहां पर जो T1 माइनस T2 आया है, T1 माइनस T2 आया, इसके मुझे क्या लिख दिया, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू व्हाट, I R1 प्लस R2, I से I कैंसिल, क्या रिजल्ट बना हमारे पास, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। दैट इज द सीरीज कॉम्बिनेशन। ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बना कि सीरीज में अगर हम कंबाइन करते हैं रोड्स को तो उस कंडीशन में रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, डायरेक्टली ऐड हो जाता है R1 प्लस R2 के टर्म्स में। ये हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन का रिजल्ट आया। अच्छा, क्या हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्ट भी निकाल सकते हैं क्या, तो चलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात भी कर लेते हैं। मान लीजिए पैरेलली कनेक्ट है हमारे पास रोड, तो क्या होगा, ये तो हमने सीरीज में कनेक्ट किया था, अगर मैं उनको पैरेलली कनेक्ट कर दूं तो रिजल्ट्स क्या होंगे, बहुत सिंपल है वो भी। तो आइए देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के रिजल्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है साहब, पैरेलल कॉम्बिनेशन के रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन रिजल्ट्स में क्या करेंगे हम लोग, मान लीजिए ये दो रोड हैं, एक, ये दूसरी दो, ऑलराइट। यहां से हमने जो करंट दिया दैट करंट इज I, पैरेलल में करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहां से इधर चला गया I1, इधर आ गया I2, यहां से क्या निकला I1, यहां से क्या निकला I2, दोनों मिलकर क्या, फिर से I। ये तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो यहां से अगर हम देखें तो क्या I इज इक्वल टू व्हाट, I1 प्लस I2। I को क्या लिख सकता हूं मैं, फिर से सुनने वाली बात है, I को क्या लिख सकता हूं मैं, तो यहां से I लिखा जा सकता है अगर इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है, पूरे का टेम्परेचर T1 है, पूरे का टेम्परेचर T2 है, तो T1 माइनस T2 इज अपॉन में क्या, टोटल का रेजिस्टेंस कितना है, R इक्विवेलेंट। I1 क्या लिख सकता हूं मैं, T1 माइनस T2 अपॉन R1 एंड अगेन T1 माइनस T2 अपॉन R2, और ये सारे कैंसिल, तो क्या आया, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। दैट इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन का रिजल्ट है, ये आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्ट है। तो इस तरीके से हमने दो रोड्स को अगर सीरीज पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो किस तरीके से कैलकुलेट कर पाएंगे हम क्या, रेजिस्टेंसेस को। तो ये हमारा पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन का बेसिकली रिजल्ट्स हुए। अच्छा, अब हम लोग क्या सीखने वाले हैं, अब एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं। देखते हैं कि आपको बेसिक समझ उसकी हुई है या नहीं हुई है, जो मैंने कॉन्सेप्ट अभी सिखाया है। तो आइए उसके न्यूमेरिकल को डिस्कस कर लेते हैं। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर लिख लें इसको, फिर मैं न्यूमेरिकल पर आता हूं सीधा। यस, तो एक सैंपल प्रॉब्लम जनरल मैं आपको एक का क्वेश्चन बता रहा हूं कि हमारे दो रिजर्वायर है, 100 डिग्री सेल्सियस पर रखा है, एक 0 डिग्री सेल्सियस पर है। एक रॉड कनेक्ट, बेसिकली दो रोड कनेक्टेड है, ए और बी, जिसका साइज सेम है, यानी कि एरिया और लेंथ सेम है। Coefficient of first one, coefficient of basically thermal conductivity given 300 unit in SI system, and K2 is what, 200 units. Then find out the temperature of that interface. यहां का टेम्परेचर आपको कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको मालूम है अगर यहां पे ये सीरीज में कनेक्टेड है तो डेफिनेटली थर्मल करंट क्या होगा, सेम। थर्मल करंट अगर सेम है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज dq/dt। इसका मतलब इसका इस वाली रोड का dq/dt और इस वाली रोड का dq/dt क्या होगा, सेम। इसका dq/dt कितना है, दैट इज द 100 माइनस t, क्योंकि यहां का इंटरफेस कितना हुआ, यहां का टेम्परेचर कितना है, t। इसका एरिया कितना है साहब, एरिया a है। इसका लेंथ कितनी है, लेंथ l है। इसका k1 कितना है, दैट इज 300। बराबर होगा dq/dt, सेम होगा, तो इसके लिए फिर क्या करेंगे, t माइनस 0
यहां का कॉफिशिएंट कितना 200, इसका एरिया कितना, सेम एरिया सेम लेंथ L, A से A कैंसिल, L से L कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये कितना आया 300 माइनस 3t इज इक्वल टू 2t, देन इस 300 इज इक्वल टू 5t 60, और यार t का रिजल्ट कितना आया 60 डिग्री सेल्सियस आंसर। यानी कि इस तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग जर्नली पुट करके वैल्यूज सॉल्व कर सकते हैं। अब आप कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए इस तरह का इंटरमीडिएट या फिर इंटरफेस का टेम्परेचर कैलकुलेट करने वाला, तो आप इस तरीके से सीरीज में कनेक्ट है तो सीरीज का रूल अप्लाई कर लीजिए, और अगर पैरेलल में कनेक्ट है तो पैरेलल का रूल अप्लाई कर लीजिए, और अगर आपको लेंथ और सेम नहीं दे रखी तो उसकी लेंथ और उसकी वैल्यू पुट कर लेना, काम हो जाएगा। तो आप कोई भी क्वेश्चन डील कर सकते हैं इससे, राइट। तो एक क्वेश्चन आप मुझे सॉल्व करके उसके आंसर डिस्कस करना। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मान लीजिए एक रोड है, उसके 3 बराबर टुकड़े किए गए, उनकी थर्मल कंडक्टिविटीज इसकी 2K है, इसकी K है और इसकी K/2 है। इसको टेम्परेचर पे रखा गया 100 डिग्री सेल्सियस पर, इसको टेम्परेचर पे रखा गया 0 डिग्री सेल्सियस पर। यहां का टेम्परेचर T1 और यहां का टेम्परेचर T2। रेजिस्टेंसेस इनके मैंने आपको बता ही दिए हैं कि डेटा सेम है, एरिया और लेंथ वगैरह, और कंडक्टिविटीज मैंने यहाँ पे दे दिया, टेम्परेचर दिया है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T1 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T2। कैलकुलेट करके जो आंसर आया आपका प्लीज उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब हम कुछ और नए नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे फिजिक्स से रिलेटेड। तो खुश रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।